तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक स्पाई थ्रिलर सीरीज। इस सीरीज का नाम है ब्लैक डव्स। ये कहानी एक औरत के बारे में जो एक स्पाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, लेकिन जब दुश्मन उसके घर तक पहुंच जाते हैं और जब उसके परिवार को खतरा हो जाता है तो वो किस हद तक जाएगी अपने परिवार को बचाने के लिए, देखेंगे इसी कहानी में। इस कहानी में बहुत मजा आएगा क्योंकि जबरदस्त सस्पेंस है और एक्शन तो भर भर के हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो कहानी की शुरुआत में हमें लंदन शहर दिखाया जाता है और ये क्रिसमस का महीना था। क्रिसमस अभी आया नहीं है, हर जगह पार्टी हो रही है और न्यूज में चाइनीज एम्बेसडर की डेथ को दिखाया जा रहा था, लेकिन इस न्यूज को हर कोई अनदेखा कर देता है। एक क्लब के बाहर हम जेसन नाम के आदमी को देखते हैं जो मैगी नाम की लड़की को कॉल करता है और वो उसे कहता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैगी को उसका दोस्त फिलिप कॉल करता है, फिर वो तीनों एक साथ बात करते हैं और जेसन फिलिप से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी और से बात किया था? अगर तूने किसी से भी बात किया हो तो मुझे बता दे क्योंकि मेरा कोई पीछा कर रहा है। फिलिप्स घबराने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई मैगी को मार डालता है और फिलिप्स को भी। और इधर जेसन घबराने लगता है, वो मजबूरन किसी को कॉल लगाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। वो उसे मैसेज भेजता है कि मुझे अभी तुम्हें कॉल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मुसीबत में हूँ। तभी कोई स्नाइपर से उस पर निशाना लगाकर उसके सीने पर गोली मार देता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इटली के रोम शहर में हम एक ट्रिगर मैन को देखते हैं जिसका नाम है सैम, जो पैसों के लिए लोगों को मारता है। वो भी किसी बात को लेकर टेंशन में लग रहा था। उसे रीड नाम की औरत का फोन आता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर जैसे ही वो बाहर निकलता है तो रीड उसे फोन करती है। सैम कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया। इसके बाद हम मिलते हैं इस कहानी की मेन कैरेक्टर हेलन से, जिसका पति वॉलेस इस देश का डिफेंस सेक्रेटरी है। वो भी चाइना एम्बेसडर के डेथ से काफी ज्यादा टेंशन में था। बताया जाता है कि वो ओवरडोज के वजह से मर गया। खून में बहुत ज्यादा ड्रग्स मिला है। हेलेन उससे कहती है कि तुम फिलहाल इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तैयार हो जाओ। उसके बाद वो दोनों अपने दोनों बच्चों के साथ निकलते हैं। उनके दोनों बच्चे हैं जैकलिन और ओलिवर, और वो बस अपने क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में बातें करते ही रहते हैं। फिर वो पहुंचते हैं क्रिसमस पार्टी में जहाँ वो सभी एनजीओ के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। हेलेन वहाँ पर स्पीच देने लगती है और सभी को यहाँ पर आने के लिए थैंक यू कहती है। फिर वो अपने गेस्ट से मिलते रहती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आती है और वो कोई और नहीं बल्कि रीड है, जो पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए दोनों की ही तारीफ करती है। कहती है कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स की पार्टी में गई हूँ लेकिन इतना शानदार नहीं देखा। फिर वो चली जाती है, लेकिन हेलेन और वॉलेस उस औरत को पहचानते ही नहीं। हेलेन बाथरूम जा रही थी, तभी उसे बाहर में वही औरत रीड नजर आती है। हेलेन उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। रीड उसे बताती है जेसन कल मर गया, तुम तो उसे जानती थी। हेलेन हकलाने लगती है, कहती है वो सिविल सर्वेंट है, मैं उसे मिली थी। रीड उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी बहुत दिनों से और मुझे पता है कि तुम उससे मिलने के लिए जाती थी और कल भी तुम उससे मिलने के लिए गई थी। मैं नहीं जानती तुम्हारा अफेयर उसके साथ कब शुरू हुआ। हेलेन कहती है 3 महीने से उनका अफेयर चल रहा था। रीड पूछती है कि तुम उससे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में मिली थी, तुम्हें उसके डिपार्टमेंट से क्या चाहिए था? हेलेन कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, ये तो बस प्यार था। रीड बताती है फिलिप एक मैगजीन रिपोर्टर था, मैगी ज्वेलरी शॉप में असिस्टेंट थी और इन तीनों के मौत में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। जेसन तुमसे मिला और उसके बाद उन तीनों की मौत हो गई। हेलेन बहुत सारे सवाल पूछती है, क्या वो मेरे वजह से मारा गया? क्या उसे तकलीफ हुई? रीड कहती है मुझे नहीं पता और वो पूछती है उसके पास एक बैग था, उस बैग में क्या था? हेलेन कहती है क्रिसमस प्रेजेंट होगा। रीड उससे कहती है हो सकता है जेसन ने तुमसे जानबूझ के दोस्ती की क्योंकि तुम ब्लैक डव से जुड़ी हुई हो, मगर हेलेन इस बात से इनकार करते रहती है। कहती है हमारे बीच जो था वो बस प्यार था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। रीड उसे कहती है अगर ऐसा ही है तो फिर तुम भी खतरे में आ गई हो और हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक डव्स भी। रीड हेलेन को समझा देती है कि फिलहाल तुम बस शांत रहो और कुछ भी मत करना, और एक अच्छी बात यह है कि तुम्हारे अफेयर के बारे में हमें ज्यादा अब सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग तुमसे निराश हैं, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। फिर हेलेन पार्टी में मुस्कुराते हुए आती है और अपने पति से मिलती है और वो लोग वहाँ पर डांस करने लगते हैं, लेकिन वो तो बहुत टेंशन में थी। घर जाते वक्त वो याद करने लगती है कि कैसे वो पहली बार जेसन से मिली थी। वो लोग पार्टी में मिले थे और वहीं से वो लोग नजदीक आने लगे। इसके बाद फिर से सैम को हम देखते हैं जो कि रीड से आकर मिलता है। सैम उसे पूछने लगता है कि तुमने उस लड़की को पहले क्यों नहीं रोका जब तुम्हें पता चल गया था कि उसका अफेयर शुरू हो गया है। रीड कहती है कि वो अपने ट्रैक्स को ढकना जानती है
मगर अब वो ढीली हो चुकी है। वो 10 साल से यहीं पर सेटल हो गई है। उसका तो परिवार भी है, पति है, जुड़वा बच्चे हैं। 10 साल से वो हमें सारे गवर्नमेंट के सीक्रेट्स बताती है, लेकिन अगर उसके पति को पता चल गया कि हेलेन एक जासूस है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी हालत नाजुक है, इसलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, और कोई ऐसा जिस पर हेलेन भी भरोसा कर सके। और तुम्हें तो उसका कर्ज भी चुकाना है। घर पर हेलेन जेसन वाले न्यूज को देख रही थी, तभी उसका पति वहां आता है और कहता है मुझे जाना पड़ेगा। बोलता है कि चाइनीज लोग एम्बेसडर के रिपोर्ट को झूठा बोल रहे हैं। बोलते हैं कि एम्बेसडर की मौत एक साजिश है। आज रात प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होगी, तो आज मैं ऑफिस में ही रहूंगा। हेलेन पूछती है क्या और भी 3 लोगों की मौत हुई थी? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ कनेक्टेड है? उनमें से एक सिविल सर्वेंट है। वॉलेस बोलता है मुझे नहीं पता, और सोचने लगता है पता नहीं शहर में क्या हो रहा है। सैम ड्रिंक करने के लिए बार में जाता है तो उसे वहां पर एक आदमी मिलता है जिसके साथ उसकी बातें शुरू हो जाती हैं, और उस दूसरे बंदे का नाम होता है डैनियल। और सैम डैनियल को अपने कमरे में इनवाइट करता है। हेलेन याद करती है उस समय को जब वो जेसन से मिलने के लिए गई थी। वो गिफ्ट को खोलती है और उसके अंदर में एक सोने का चैन होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो जाती है जेसन वाले अपार्टमेंट में और नीचे फ्लोर में रहने वाली औरत से बात करती है जो कि लैंड लेडी है। उसे बताती है कि मैं जेसन की पार्टनर थी। वो औरत उसे गले लगाती है, कहती है मुझे बहुत दुख हुआ। फिर वो हेलेन को जेसन के कमरे में लेकर आती है, कहती है यहाँ पुलिस भी आई थी, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ से कुछ ले जाना है तो तुम बेझिझक लेकर जा सकती हो। फिर वहाँ पर जेसन के आखिरी वॉइसमेल को वो सुनने लगती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर 2 पुलिस वाली पहुंच जाती है। हेलेन अपना लोकेशन रीड को भेज देती है। इधर हम सैम को देखते हैं जो कि डैनियल के साथ मजे कर रहा था। तभी उसके फोन पर रीड का मैसेज आता है, इसीलिए वो बीच में ही डैनियल को छोड़कर अपने फोन को देखने के लिए चला जाता है। इधर जो दोनों पुलिस ऑफिसर आई हुई थी वो लैंड लेडी से कहती है कि हमें जेसन के कमरे की तलाशी लेनी है और उसके पर्सनल चीजों को भी चेक करना है, जैसे कि लैपटॉप, वॉइस रिकॉर्डर वगैरह वगैरह। लैंड लेडी कहती है कि पहले भी पुलिस आकर वो सारी चीजें ले जा चुकी है। वो पुलिस वाली पूछती है क्या और भी कोई यहाँ आया था क्या, जैसे कोई औरत? लैंड लेडी कहती है हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड आई थी, चाहे तो आप उससे बात कर सकते हैं, वो ऊपर ही है। हेलेन छुप जाती है और उसे जैकलिन का कॉल आता है जो अकेले सो नहीं पा रही थी। हेलेन उससे कहती है तुम जाकर सो जाओ, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। अब जैसे ही दोनों पुलिस वाली अंदर आती है, हेलेन उन पुलिस वालों पर हमला कर देती है और से लड़ने लगती है। यहाँ पता चलता है वो पुलिस वाली नहीं बल्कि 2 असैसिन्स हैं। लेकिन अचानक वहाँ पर सैम आ जाता है और एक लड़की को वो मार डालता है और दूसरी लड़की विलियम्स वहाँ से भाग जाती है। हेलेन उसे यहाँ देखकर उसे तो यकीन नहीं हो रहा था। सैम कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वो एक छुपे हुए हार्ड ड्राइव को लेकर वहाँ से निकलती है। सैम हेलेन से कहता है कि अगर अच्छा पैसा नहीं मिलता तो तुम्हें बचाने की नौकरी मैं कभी नहीं करता। बताता है उन दोनों लड़कियों का नाम केंट और विलियम्स था, मगर अब सिर्फ विलियम्स बची हुई है। हेलेन पूछती है क्या इन दोनों ने ही जेसन को मारा है? सैम कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जेसन को किसी लॉन्ग रेंज वेपन से मारा गया है। ये दोनों तो कोई छोटी मोटी गुंडी टाइप की लगती हैं। अब वहाँ पर वो बताने लगती है कि वो शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपने पति को छोड़ देना चाहती थी, लेकिन उनके बच्चे हो गए हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लोग जानते हैं कि मैं डिफेंस सेक्रेटरी की पत्नी हूँ और आगे चलकर मैं प्राइम मिनिस्टर की पत्नी भी बन सकती हूँ, मतलब कि सरकार के नाक के नीचे जासूसी कर सकती हूँ। हेलेन सैम से कहती है मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी फैमिली को सेफ रखोगे और मुझे जिंदा रखोगे ताकि मैं पता कर सकूं कि जेसन को किसने मारा और बदला ले सकूं। सैम कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद वो घर आती है और फ्रेश होकर अपने बच्चों से मिलती है और कहती है मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो जैसे ही ड्राइव को खोलती है जिसमें के उन दोनों के ही चैट्स होते हैं और सॉफ्ट प्ले के नाम से जेसन ने हेलेन के नंबर को सेव कर रखा था। फिर वो देखती है कि एक नंबर से बहुत सारा वॉइस कॉल आया हुआ था जिसे वो लिख लेती है। फिर वो फिलिप के चैट को पढ़ती है जिसमें वो SY नाम के वीडियो के फुटेज के बारे में बात कर रहा था। सैम बिंगो नाम के बूढ़े आदमी से मिलने जाता है जो बताने लगता है कि आजकल तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं जिसमें के कम उम्र के बच्चे भी हैं जो पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं, मगर पुराने खिलाड़ियों की बात ही अलग है। बिंगो सैम को भर भर के हथियार देता है जिसे वो लेकर निकलता है। तभी वो बाहर आते ही सैम को वहाँ पर आर्नी मिलता है जो कि उसका दोस्त है और वो उसे अपने घर डिनर पे बुलाता है और पूछता है माइकल को पता है तू लंदन लौट आया है? सैम कहता है उसे कुछ भी मत बताना। हेलेन अपने पति के कंप्यूटर पर डिवाइस लगाती है जिससे कि वॉलेस का कंप्यूटर का उसे एक्सेस मिल जाता है और वो सैम को फोन लगाकर बोलने लगती है कि जिस दिन जेसन की मौत हुई उस दिन उसे एक नंबर से 5 बार कॉल आया था और फिलिप्स ने जेसन को SY के बारे में बताया। हेलेन को लगने लगता है हो सकता है जिस नंबर से फोन आया वो SY का ही हो। सैम बताता है कि आज रात उसे डिनर के लिए जाना होगा और तभी वो वॉलेस के कंप्यूटर पर वॉलेस की असिस्टेंट डैनी का मैसेज देखती है
ऐसा लगता है वॉलेस और डैनी का कुछ चल रहा है। वो सैम से पूछती है कि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारी तरह एसासिन है क्या? सैम कहता है नहीं, वो आर्किटेक्ट है और तुम चिंता मत करो, मैं माइकल से मिल नहीं रहा। हेलन कहती है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बुरा आइडिया है। अब वो डैनी के बारे में सोचने लगती है कि आखिर उसके पति के पीछे वो क्यों पड़ी हुई है। सैम उसी जगह जाता है जहाँ के जेसन को मारा गया था और उसे वहाँ पर एक चश्मा मिलता है। फिर वो जॉर्जिया नाम की एक लड़की से मिलने के लिए जाता है और उसे बुलेट केसिंग देता है डीएनए का पता करने के लिए। मतलब कि जॉर्जिना भी एक ब्लैक डव एजेंट है। वो अपने कवर को छुपाने के लिए कॉस्मेटिक शोरूम में काम करती है। अब सैम इसके बाद पहुंचता है आर्नी के घर डिनर के लिए और वहां वो उसके बॉयफ्रेंड जैक से भी मिलता है। हेलेन रीड से मिलने के लिए जाती है थिएटर में और उसे कहने लगती है कि चाइनीज लोग एम्बेसडर के मौत को इतने हल्के में नहीं लेंगे, हालत बिगड़ सकती है। ये सुनकर वॉलेस बहुत परेशान भी है और शायद इसमें सऊदीज भी शामिल हैं। बस इतना ही पता चला है। रीड हेलेन को कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था छुपे रहने के लिए, लेकिन तुम तो 2 लोगों के साथ छुरीबाजी करने में लगी हुई थी। हेलेन बोलती है वो लोग कुछ ढूंढने के लिए आए थे। वो रीड से कहती है कि मैंने तुम्हें एक नंबर दिया है, पता करो वो किसका है। इधर सैम डिनर करने के लिए आता है तो उसके दोस्त उसे पूछने लगते हैं कि आखिर वो इतने साल था कहाँ, वो उनके शादी में भी नहीं आया। तो वो कहता है कि मुझे बस यहाँ से निकलना था। फिर वो माइकल के बारे में बात करने लगते हैं जिसका सैम के साथ अफेयर चल रहा था। जैक बोलता है कि माइकल ने कहा तू अंदर से टूट चुका है, इसलिए तू यहाँ से चला गया। वो आगे बताता है कि माइकल अब अपने पार्टनर के साथ रह रहा है और सरोगेसी से उनका बच्चा भी है। डिनर हो जाने के बाद आर्नी सैम को बताता है कि माइकल अब अपने पार्टनर से सेपरेट हो चुका है, दोनों साथ में नहीं है। सैम कहता है कि वो मूव ऑन कर चुका है और वो माइकल को फोन नहीं करने वाला। तभी उसे जॉर्जिना का मैसेज आता है और बताती है कि चश्मे में फिंगरप्रिंट एल्मोर फिच नाम के किसी इंसान का है। फिर वो हेलेन को कॉल करता है और उसे बताता है कि जेसन को मारने वाले का पता चल चुका है। उसके घर का एड्रेस लंदन का है। वॉलेस अपने ऑफिस में होता है और वो परेशान हो जाता है ये देखकर कि चाइनीज लोग अपने एम्बेसडर चेन की मौत पर शक कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इसमें कोई साजिश है और चेन की बेटी काइमिंग भी गायब है। सैम हेलेन को बताता है कि जिस नंबर पर जेसन कॉल कर रहा था वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि काइमिंग चेन का है। मतलब कि उस चाइनीज एम्बेसडर की बेटी का फोन था। मतलब हमने जो कुछ सोचा था ये शायद उस सबसे बहुत ज्यादा बड़ा है। सैम हेलेन के घर के बाहर ही था, इसलिए हेलेन अपना छुपा हुआ बंदूक निकालती है और अपने बॉयफ्रेंड के कातिल का पता लगाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कहानी जाती है 10 साल पहले, मतलब कि 2014 के फ्लैशबैक में। हेलेन एक कंपनी में जाती है ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने। इंटरव्यूअर उसे पूछने लगता है कि कुछ साल का हिसाब तुम्हारा है नहीं, तुम कहाँ थी? तो वो कहती है मैं देश से बाहर थी। इंटरव्यूअर कहता है इसलिए तुम इतने सारे भाषाओं को समझती हो, फ्रेंच, जर्मन, रशियन। मगर उन्हें पता है कि हेलेन को कैम्ब्रिज से ऑफर आया था, लेकिन हेलेन ने मना कर दिया और 10 साल के लिए देश से बाहर चली गई थी। उन्हें यह भी पता है कि हेलेन की एक सौतेली बहन है जिसका नाम है बॉनी। हेलेन की मॉम बॉनी के डैड से शादी की थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन चला नहीं क्योंकि उसकी मॉम मर गई थी। लेकिन अब बॉनी की बात की जाए तो वो जेल में सजा काट रही है अपने स्टेप फादर को मारने के जुर्म में। अब 9.5 साल हो चुके हैं। वो हेलेन से कहते हैं कि इस तरह के कैंडिडेट को हम नौकरी पर नहीं रख सकते। फिर जैसी वो जाने लगती है तो वो आदमी उसे कार्ड देता है और कहता है घर जाकर इस नंबर पे कॉल करना, रीड नाम की एक औरत उनसे बात करेगी और उनसे कहना कि हमें वो मिल गई है। हेलेन पूछती है क्या मिल गई है? वो आदमी कहता है एक छोटी सी ब्लैक डव। कुछ समय के बाद रीड हेलेन से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल गया है। हेलेन उसे कहने लगती है कि मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन अगर आप मुझे नौकरी पर नहीं रखना चाहती तो ठीक है। रीड उसे कहती है मैं तुम्हें नौकरी पर रखना चाहती हूँ, लेकिन उस काम के लिए नहीं जिस काम के लिए तुम आई हो। तो वो बताती है कि उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्लैक डव्स और उसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पाइज काम करते हैं, मतलब जासूस। हेलेन को भी जासूस बनना होगा। उन्हें बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होती है और जो पैसे उन्हें ज्यादा देता है उन्हें बेचना होता है, चाहे वो ज्यादा पैसे देने वाला कोई देश हो जैसे रशिया या चाइना। हेलेन पूछती है क्या इससे मेरी जान खतरे में होगी? क्या मैं देश के साथ गद्दारी भी करूंगी? रीड कहती है कभी कभी, लेकिन तुम देश की मदद भी करोगी। हेलेन पूछती है आपको मेरी ही क्यों जरूरत है? रीड कहती है क्योंकि तुम उस समय से गायब हो गई जब तुम्हारे पिता की मौत हुई थी। लोग तुम्हें देखते हैं तो एक खूबसूरत औरत उन्हें दिखती है, लेकिन मुझे तो एक हथियार दिखता है। मुझे पता है कि तुम अपने पॉकेट के अंदर में मुट्ठी बना के रखी हो, पता नहीं कब इस्तेमाल करना पड़ जाए। वैसे तुम अपने लिए एक नया नाम सोच लो। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलेन अपने लिए एक आई कार्ड उठाती है जिसमें कि हेलेन लिखा हुआ था। वो एक मीटिंग में जाती है जहां वॉलेस स्पीच दे रहा था, लेकिन उसकी स्पीच को कोई सुन नहीं रहा था।
वहीं पर हेलेन उसे मिलती है और उसे बात करने की कोशिश करती है और उसके स्पीच की खामियां निकालने लगती है, जिस पर वो भी हंसने लगता है। वो उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताती है उसका नाम हेलेन है और बिना वक्त गवाए दोनों के बीच में डिंग डोंग भी हो जाता है। जब वॉलेस थक हार कर सो जाता है तो हेलेन उसके कंप्यूटर में से फाइल कॉपी करने लगती है और काम होते ही वहां से निकलती है और सैम के गाड़ी में आकर बैठती है। वो सैम से पूछती है क्या तुम भी ब्लैक डव हो? तो वो कहता है नहीं, बस कभी कभी रीड के लिए काम कर लेता हूँ। हेलेन कहती है मतलब तुम भाड़े के टट्टू हो? तभी हेलेन देखती है कि उसका एक लाइटर ऊपर कमरे में ही रह गया था और वो लाइटर उसकी माँ का था जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती थी। सैम उसे समझाता है सतर्क रहने के लिए और ज्यादा सेंटिमेंटल ना होने। वो वापस कमरे में जाती है और वॉलेस दरवाजा खोलता है और अंदर आकर वो अपना लाइटर लेती है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और वो सैम के साथ मिलकर निकल जाती है पता लगाने के जेसन को किसने मारा। वो हेलेन को एल्मोर के बारे में बताते हैं जो पहले स्पेशल फोर्स में निशानेबाज था, अफगानिस्तान में 45 लोगों को मार चुका है और 2015 के बाद से कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका है। फिर वो लोग काई मिंग के बारे में बात करने लगते हैं कि किस तरीके से सब लोग एक जाल में फंसते जा रहे हैं। हेलेन समझ जाती है कि सैम नशे में है तो वो कहता है कि वो डिनर में बहुत ज्यादा पी लिया था। फिर वो दोनों एक अपार्टमेंट में पहुंचते हैं एल्मोर को ढूंढने के लिए, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था और तब जाकर हेलेन के दिमाग में एक बात आती है कि ऐसा प्रोफेशनल किलर जो स्पेशल फोर्स में निशानेबाज था वो ऐसे ही बुलेट केसिंग में अपना फिंगरप्रिंट क्यों ही छोड़ेगा और उस फिंगरप्रिंट से हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि तभी वहां पर लाइट फ्लिकर होने लगती है और बम फटने से पहले ही दोनों बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं। सैम को अब समझ आता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका था। कूदने के वजह से हेलेन का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है जिसे वो ठीक कर लेती है। फिर वो दोनों वहां से निकलते हैं। हेलेन वापस अपने घर आती है और सबसे पहले अपने बच्चों से मिलती है। वो किचन में अपने लिए ड्रिंक बना रही थी कि तभी वो पीछे एक चाकू फेंकती है क्योंकि एल्मोर उसके घर पर आ चुका था। दोनों के बीच में लड़ाई होती है लेकिन एल्मोर उसे कहता है फैमिली को जिंदा रखना चाहती हो तो कुछ मत करना। मैं जिसके लिए काम करता हूँ उन्हें लगता है कि उन्हें जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। उन्हें एक डिजिटल रिकॉर्डिंग डिवाइस चाहिए। वो कहती है उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। एल्मोर बोलता है कुछ दिन पहले ही डिवाइस काइमिंग नाम की लड़की के पास था, तुम तो उसे जानती होगी। वो कहती है मैं नहीं जानती। हेलेन के पूछने पर वो कबूल करता है कि उसी ने जेसन को मारा, जिसका एल्मोर को अफसोस भी है। हेलेन उससे लड़ने लगती है और उसे टॉर्चर करती है और उसे पूछती है जेसन को क्यों मारा। वो कहता है उसे मारना सिर्फ एक काम था। वो उसे मारने की धमकी देती है। तब जाकर एल्मोर बताने लगता है जेसन को मारने के लिए किसने कहा था मुझे तो पता भी नहीं, बस उसने एक फोटो भेजा था और 24 घंटे के अंदर उसे खत्म करना था और बदले में ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वो पूछती है तुम्हें कितने मिले, तो वो बताता है पूरे 1 लाख पाउंड। हेलेन उसे घर के पीछे वाले शेड में ले जाती है और वहीं पर उसे गोली मारकर खत्म कर देती है और वापस आकर सो जाती है। अगली सुबह वॉलेस सिविल सर्वेंट जेसन के शोक सभा में जा रहा था। हेलेन अपने पति से कहती है घर पर सिक्योरिटी का इंतजाम करने के लिए, तो वो कहता है वो जल्दी कर देगा। इसके बाद वो काम पर चला जाता है। सैम नाश्ता कर रहा था कि तभी उसे रीड का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है, मगर उसे वहां मिलने के लिए लेनी नाम की औरत आती है और उसके साथ 2 लड़की भी थी, विलियम्स और एलेनोर। विलियम्स को हमने पहले ही देखा। सैम 7 साल पहले लेनी के लिए काम किया करता था, इसलिए लेनी उसे मिलने के लिए आई है और उसे पूछती है कि आखिर वो क्यों चला गया था और उसे दोबारा भरपाई करने को बोलती है। विलियम वही लड़की है जो पुलिस बनकर लेडी के घर पे गई थी और उसकी साथ ही कैंट मारी गई। विलियम भाग गई। वो उसे पूछने लगता है कि आखिर उस दिन उसे घर में किसने भेजा था। विलियम नहीं बताना चाहती थी, लेकिन लेनी कहने लगती है कि तू फिलहाल किसके लिए काम करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मेरा उधार चुका। और वो हेक्टर न्यूमैन का नाम बोलती है जिसे लेनी ने मारने के लिए उसे भेजा था, लेकिन सैम ने उसे नहीं मारा, जिस वजह से लेनी की बहुत बेइज्जती भी हुई। इसीलिए वो चाहती है कि सैम भरपाई करे और अगर वो उसके लिए काम नहीं करता है तो ये दोनों उसे बहुत तरपाएंगी। और उन लोगों ने सैम के आशिक माइकल को भी ढूंढ निकाला है। लेनी उसे हेक्टर की तस्वीर दिखाती और कहती है तुझे इसे खत्म करना ही होगा और उसे कहती है कि तेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। इसके बाद हम हेक्टर को देखते हैं जो कि न्यूज में काई मिंग के लापता होने वाले खबर को देख रहा था। फिर उसे उसके आदमी का फोन आता है और बोलता है कि कैमरा के जरिए जरा मुझे उस लड़की को दिखाना। देखते हैं कि काई मिंग हेक्टर के कैद में थी। वॉलेस ऑफिसर्स के साथ बात कर रहा था कि चाइनीज वालों को लग रहा है कि ये एम्बेसडर के साथ जो भी हुआ उसे हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे वो काफी परेशान भी होने लगता है और काई मिंग की बात की जाए तो वो अभी भी लापता है। वॉलेस को लगने लगता है क्या सही में अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने ही चाइनीज एम्बेसडर को मारा। कि तभी वो दूसरा आदमी बिल कहता है कि तब तो हमें खुद को बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर बना लेना चाहिए। हेलेन बाकियों के साथ मिलकर उन्हें बता देती है कि उसने एल्मोर को मार दिया है, लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ।
पता लगाना होगा कि आखिर इन हथियारों को भेज कौन रहा है। अगर एक आया है तो और भी आएंगे। एल्मोर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस ढूंढ रहा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि जरूर दुश्मन एक वीडियो ढूंढ रहे हैं। रीड हेलेन से पूछती है, क्या तुमने जेसन को कोई राज बताया था? वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। अब वो इन सवालों से तंग आ जाती है और वहां से चली जाती है। रीड सैम से कहती है काई मिंग को ढूंढने के लिए और पता लगाने के लिए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन थोड़े आराम से, नहीं तो डिप्लोमेटिक माहौल भी बन सकता है। हेलेन घर पर आती है तो वो काइमिंग के बारे में रिसर्च करने लगती है और वो स्टीफन नाम के आदमी के बारे में भी पढ़ती है जो पुलिस कमिश्नर है। और तब जाकर उसे समझ आता है कि SY कोई और नहीं बल्कि स्टीफन यारिक है और वो शोक सभा में भी आने वाला है। इसलिए वो तैयार होकर चली जाती है जेसन के शोक सभा में और वहाँ पर वो अपने पति को भी देखती है स्टीफन से बात करते हुए। वो वहाँ एक स्पीकर लगा देती है और गाड़ी में आकर अपने पति और स्टीफन की बात सुनने लगती है। और वो लोग चाइना के एम्बेसडर के मौत के बारे में बात कर रहे थे कि इसका ब्लेम चाइना अमेरिका पर लगाने वाला है। स्टीफन फिलिप के बारे में कहता है, बोलता है कि उसके पास एक वीडियो फुटेज है और मुझे उससे बात करनी है, लेकिन वॉलिस बोलता है कि फिलिप तो मर चुका है। वो स्टीफन से कहता है कि फिलिप मेरे पास आया था ये कहने के लिए कि उसके पास एक वीडियो फुटेज है जो कि उस चाइना एम्बेसडर से जुड़ा हुआ है जिसे वो तुम्हें देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। क्या ये सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं? स्टीफन कहता है कि चाइना एम्बेसडर की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है और मुझे नहीं पता फिलिप मुझे कौन सा वीडियो दिखाने वाला था। इसके बाद हेलेन आती है नदी किनारे और वो एक बेंच पर बैठ जाती है जहाँ के जेसन को गोली लगी थी और वहाँ वो उसे याद करने लगती है और वो जेसन को बताती है कि तुम जो सोचते हो मैं वो नहीं हूँ। क्या तुमने ब्लैक डव्स के बारे में सुना है? इधर सैम माइकल के घर जाता है और उसे देखने लगता है। तभी वहाँ पर विलियम्स आ जाती है और उसे ताना मारने लगती है कि मेरा तो दिल भर आया तुम्हें देखकर, और उसे कहती है इतना ज्यादा सेंटी मत बन, बस मन लगाकर काम करना। सैम हेक्टर को मारने के लिए निकल जाता है और लेनी उसे बता रही होती है कि वो अपना ड्रग्स का धंधा कहाँ चलाता है, अपने वेयर हाउस में, और वहाँ बहुत सिक्योरिटी भी होगी, इसलिए तैयार रहना। सैम वेयर हाउस तक पहुंच जाता है लेकिन वहां पर उसे गार्ड्स मरे हुए मिलते हैं और वहां वो एक कमरे में आता है जहां के बिस्तर लगा हुआ था और एक कैमरा भी था जिसमें वो देखता है कि इसी कमरे में काई मिंग को कैद करके रखा गया था। फिर वहां पर क्लार्क्स के लोग आते हैं, इसलिए वहां पर गार्ड्स काई मिंग को लेकर वहां से निकलते हैं और उसमें हेक्टर भी कैद हो जाता है। फिर कहानी जाती है साल 2014 में और हम सैम को देखते हैं जो हेलन को होटल के अंदर छोड़ता है और वो जाकर रीड से मिलता है। रीड उसे पूछती है क्या तुमने हेलन को घर छोड़ा? वो कहता है नहीं, वो होटल में ही रुक गई। रीड उससे लेनी के बारे में पूछती है, कहती है तुम उसके पीछे पड़े हो काम के लिए, तुम्हें ट्रिगर मैन बनना है क्या? अगर तुम उसके लिए काम करना चाहते हो तो तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकते, मेरे बिजनेस में कातिलों को नौकरी नहीं दी जाती। सैम वहां से निकलता है और पहुंचता है लेनी से मिलने के लिए जो कि उसी का इंतजार कर रही थी और उसे बताती है एक टारगेट है, वो कुछ लोगों को धोखा दे रहा है, हमारे धंधे के असूल को तोड़ रहा है। सैम कहता है मैं ये काम आराम से संभाल लूंगा। इसके बाद वो पहुंच जाता है अपने टारगेट को मारने के लिए जो कि रेस्टोरेंट में अकेले बैठा हुआ था और वो उसे गोली मारकर वहां से भाग निकलता है। वो हेलमेट पहना हुआ था इसीलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। फिर वो लेनी को बता देता है काम हो गया। यहाँ तो साफ था कि उस इंसान को मारने के बाद वो नॉर्मल फील नहीं कर रहा था। आखिर ऐसा क्यों, ये भी साफ पता चलेगा। फिर कहानी आती है 6 महीने के बाद। सैम हेलेन को ट्रेन कर रहा था कि लोगों पर हमला कैसे करते हैं, उन्हें मारते कैसे हैं। फिर दोनों ड्रिंक करने के लिए आते हैं और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। हेलेन उसे पूछती है तुम ट्रिगर मैन कैसे बने? तो वो बोलता है कि उसके डैड भी इसी धंधे में थे, इसीलिए वो भी इसी लाइन में आ गया। हेलेन भी वहाँ से चली जाती है। तभी सैम की मुलाकात पहली बार माइकल से हुई थी। दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। फिर एक दिन वो दोनों आते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ सैम ने उस आदमी को गोली मारा था। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक करते हैं और सैम माइकल से कहता है कि पहले दिन से वो माइकल को कभी भूल नहीं पाया, खासकर उसकी आंखों को, वो उसे बहुत मिस करता है। फिर वो हेलेन को बताता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। वो उसे माइकल के बारे में पूछने लगती है तो सैम बताता है कि वो एक आर्टिस्ट है और उसने अपने बारे में बताया कि सैम एक इंश्योरेंस एजेंट है। हेलेन उसे कहती है लेकिन तुम तो बिल्कुल भी इंश्योरेंस एजेंट नहीं लगते। हेलेन वहां से चली जाती है और वो सैम को बोलती है कि उसके पति वॉलिस को प्रमोशन मिल गया है तो वो लोग पार्टी के लिए कुछ दिन बाहर जा रहे हैं। फिर साल 2017 में माइकल, सैम, आर्नी और जैक के घर पर आते हैं पार्टी करने के लिए और सैम देखता है कि कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन जीत गई थी जिससे कि वॉलेस और हेलेन बहुत ज्यादा खुश थे। तभी उसे मिलने के लिए लेनी आती है और वो सैम को अपना नया टारगेट देती है और वो है न्यूमैन ब्रदर्स जो नदी के दक्षिण की तरफ अपना पैर जमा रहे हैं, इसीलिए इन्हें रास्ते से कोई हटाना चाहता है। मैं तुम्हें डिटेल्स दे दूंगी। इनका एक चौथा भाई भी है जिसका फोटो यहाँ नहीं है, तुम्हें उसे भी मारना होगा। वो 3 भाई को मार देता है लेकिन जो छोटा भाई था जिसका फोटो नहीं मिला वो तो बच्चा था,
इसीलिए सैम की हिम्मत नहीं होती उसे गोली मारने की, तो वो उस बच्चे को छोड़ देता है। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हेक्टर है। और वो लेनी से झूठ कह देता है कि काम पूरा हो गया और वो घर आता है तो माइकल उसका इंतजार कर रहा था। डिनर करने के बाद दोनों एक साथ सो जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन एक असैसिन सैम को मारने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन सैम उसे लड़ता है और उस हत्यारे को बहुत पीटता है और उसे मार डालता है। सैम का ये भयानक रूप देखकर माइकल भी डर गया था, लेकिन तभी वहां पर और भी कई लोग पहुंच जाते हैं और वो सभी लोग हेक्टर के लिए काम करते हैं, जिसे उसने जिंदा छोड़ने की गलती की। शायद इसीलिए प्रेजेंट में लेनी सैम को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसने उसका काम पूरा नहीं किया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। सैम लेनी को बता देता है कि हेक्टर उसे नहीं मिला और वो भाग गया, लेकिन वो फुटेज में कैद हो गया है। लेनी बोलती है कि अगर वो डर गया है तो वो जरूर पेखम शहर में छुप गया होगा, और वो सैम से कहने लगती है कि तेरा दिल नरम है और तेरे हाथ में बंदूक तुझे एक दिन मौत के घाट उतार देगी। अब तुझे ही हेक्टर को मारना पड़ेगा और हिसाब पूरा करना होगा, फिर वो अपने रास्ते जा सकता है। वॉलेस हेलन से जेसन के बारे में बात करने लगता है। कहता है कि मैंने कभी उसके साथ काम नहीं किया, तो कोई भी उसे अच्छे से जानता नहीं है। हेलन उसे कह देती है कि बच्चों के प्ले के लिए लेट मत होना। फिर वो अपने काम पर चला जाता है। हेक्टर को मारने के लिए सैम विलियम्स और एलेनोर की मदद लेता है। एलेनोर बोलने लगती है कि उसके पास रॉकेट लॉन्चर है तो वो आराम से उस जगह को उड़ा सकते हैं जहाँ हेक्टर छुपा हुआ है, लेकिन सैम उसे कह देता है कि हम उस जगह को उड़ा नहीं सकते क्योंकि वहाँ एक लड़की है जो हमें जिंदा चाहिए। सैम उन्हें लड़की के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताता, बस ये कहता है कि अगर ये मिशन पूरा हो गया तो वो दोनों इस देश की सबसे टॉप असैसिन्स में से एक बन सकते हैं। इसीलिए वो दोनों मान जाते हैं। हेलेन सैम से मिलती है और वो उससे स्टीफन यारी के बारे में बताती है। बोलती है कि फिलिप एक स्टोरी के बारे में लिखना चाहता था जो स्टीफन को चाइना से जोड़ती है, और फिलिप वॉलेस से उसकी पुष्टि करना चाहता था और उसे पूरा यकीन है कि ये वही रिकॉर्डिंग है जो एल्मोर के पास थी। और कल उसने अपने पति को भी कहते हुए सुना कि शायद हो सकता है कि फिलिप के मरने के पीछे स्टीफन का हाथ हो सकता है, मतलब कि अब उन्हें स्टीफन को ढूंढना होगा, तभी वो ढूंढ पाएंगे कि आखिर उन सभी लोगों को मारा किसने। हेलेन उसे बोलती है कि मुझे स्टीफन का फोन चाहिए। सैम उसे फुटेज दिखाता है काई मिंग का और बोलता है कि पता चला है कि इस लड़की को एक गैंग ने पेखम में बंदी बना के रखा है। वॉलेस को उसका एक साथी आकर बताता है कि चाइनीज लोग तुमसे बात करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि इस मीटिंग के बारे में किसी को पता चले। शाम के समय हेलेन अपने बच्चों के साथ उनके प्ले को देखने के लिए पहुंच जाती है स्कूल में, और उसी पार्टी में स्टीफन भी आया हुआ था, जिसे अकेले में सैम पकड़ लेता है और हेलेन बच्चों के प्ले को देख रही थी। सैम स्टीफन से पूछता है कि फिलिप के पास कौन सा रिकॉर्डिंग था जिस वजह से वो मारा गया। स्टीफन कहता है उनके मरने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सैम उसका मैसेज पढ़ता है। कहता है कि जब एम्बेसडर का मौत हुआ तुम्हें मैसेज आया था, काम हो गया है, क्या किया था तुमने, और रिपेयर शॉप के नाम से किसका नंबर सेव है, जिससे बार बार स्टीफन को कॉल आ रहा था। सैम बोलता है अगर तुम नहीं बताओगे तो इस नंबर पर कॉल लगा के पूछ लूंगा। तब जाकर स्टीफन उसे बोलता है मैं सब कुछ बताता हूँ, कॉल मत लगाना, ये बच्चों का क्लासरूम है, इसीलिए सैम उसे वहां से जाने देता है और स्टीफन का फोन हेलेन की बेटी के बैग में डाल देता है। घर पर आकर हेलेन स्टीफन के फोन को चेक करने लगती है और स्टीफन जिसे मैसेज किया था काम हो गया है, मतलब रिपेयर शॉप के नंबर पर वो एक मैसेज भेजती है कि हमारे पास स्टीफन का फोन है और हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, मगर उसे जवाब मिलता है कि हम तुम्हें पहले ढूंढ लेंगे। इधर सैम विलियम्स और एलेनोर पेखम जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ हेलेन और वॉलेस एक और पार्टी में पहुंचते हैं जहां के वॉलेस चाइनीज लोगों के साथ मीटिंग करने वाला था, और वहां वो अपने पति को देखती है डैनी से बात करते हुए, जिसे वो अच्छे से जानती है क्योंकि वो अपने पति और डैनी के प्राइवेट चैट्स को पढ़ चुकी है। तभी हेलेन को स्टीफन के फोन में से रिपेयर शॉप के नंबर से फोन आ रहा था। दूसरे तरफ जो आदमी था वो कहता है कि ये फोन जिसके भी पास है समझ लो वो तो गया। हेलेन उससे कहती है हम लोग आमने सामने भी तो मिल सकते हैं, मगर वो आदमी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा भेज रहा हूँ जिसे देखकर तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। फिर उसी फोन में एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें वो देखती है कि दुश्मनों ने स्टीफन को कैद कर लिया है और वो लोग उसे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। वॉलेस किचन में जाकर चाइनीज लोगों से मिलता है और वो लोग अपने एम्बेसडर के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि उन्हें यहाँ की पुलिस पर यकीन नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस मर्डर में वो भी शामिल हैं। वो एक फोटो दिखाते हैं एम्बेसडर के मर्डर होने से 1 घंटे पहले का। घर के अंदर से एक आदमी भागता हुआ निकलता है। इस लड़के का नाम है कोल एटवुड, काई मिंग का बॉयफ्रेंड और एक CIA एजेंट, और खून करने के बाद कोल अमेरिकन एम्बेसी में जा चुका है और वो अभी भी वहीं है और चाइनीज लोग चाहते हैं कि वो लोग उनकी मदद करे। यूके की गवर्नमेंट को चाइनीज सरकार की तरफ से काफी मदद मिलती है और अगर उन लोगों ने मदद नहीं किया तो सारे मदद को रोक दिया जाएगा। हेलेन वीडियो में देखती है स्टीफन का गला काटकर उसे मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है और जाती है ड्रिंक करने। डैनी वहां पर आती है लेकिन वॉलेस
हेलेन को लेकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। 2017 के फ्लैशबैक में देखते हैं वहाँ रीड से जाकर वो मिलती है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एक मिशन के बदले में वो बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ कहीं दूर जाना चाहती है, इस एजेंसी मतलब के ब्लैक डव को छोड़कर। रीड उसे कहती है जो भी करोगी फैसला तुम्हारा है, पर तुम्हारे जाने के बाद कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। वॉलेस के लिए एक दूसरी लड़की ले आएंगे क्योंकि वॉलेस हमारे बहुत काम का है। जब वो घर पर होती है तो उसे सैम का कॉल आता है क्योंकि उसे मारने के लिए हेक्टर के लोग पहुंच गए थे और वो हेलेन से रिक्वेस्ट करता है माइकल भी यहीं है, तुम आकर उसे बचा लो। हेलेन कहती है मैं आ रही हूँ। सैम माइकल को समझा देता है कि ये लोग मुझे मारने के लिए आए हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसीलिए सैम माइकल को कवर करते हुए घर से बाहर निकलता है और वो हेक्टर के आदमियों को गोली मारते रहता है। आखिर में वहाँ हेलेन पहुंच जाती है और वो भी कुछ लोगों को मार गिराती है और डर के मारे हेक्टर वहां से भाग निकलता है और हेलेन माइकल को लेकर वहां से निकलती है और वो इस हादसे के बारे में रीड को बता देती है। कहती है कि आपको सैम को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा और उसके पार्टनर को भी। रीड कहती है कि ये सब करना बहुत महंगा है और वैसे भी ये सब मैं अपने लोगों के लिए करती हूँ, तुम तो छोड़ने वाली हो। हेलेन उसे कहती है मैं यहीं रुकूंगी। हेलेन माइकल को समझा देती है रीड नाम की औरत तुमको फोन करेगी और जैसा वो कहती है वैसा ही करना, और आज क्या हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। सैम और दोनों लड़कियां हेक्टर को मारने के लिए पहुंच जाती हैं। हथियार लेकर तीनों तैयार हो गए थे, लेकिन सैम याद करने लगता है जब वो पहली बार अपने टारगेट को मारने के लिए गया था तो उसका पहला टारगेट कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के पापा थे, जिसने उसे ये समझाया था कि अपने टारगेट को उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना। सैम विलियम्स और एलेनोर को लेकर अंदर जाता है और वो लोग हेक्टर के लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा लोग थे जिससे कि तीनों को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन आखिर में वो लोग सभी को मार डालते हैं और सैम चला जाता है अंदर हेक्टर को ढूंढने के लिए, मगर हेक्टर छुपा हुआ था और वो सैम को मार कर गिरा देता है। सैम उसे कहता है कि मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। हेक्टर बोलता है कि उसे तो बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, मर भी रहे हैं, मगर तुझे नहीं पता तू पंगा किससे ले रहा है। अगर तू मुझे मारना चाहता तो कब का मार चुका होता, वापस आकर तूने गलती कर दी। पार्टी से घर आते वक्त हेलेन वॉलेस से घर के सिक्योरिटी के बारे में पूछती है तो वो कहता है कुछ दिन में वो इंतजाम कर देगा। इसके बाद वो जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसकी चाइनीज लोगों से क्या बात हुई। प्राइम मिनिस्टर के कहने पर वहाँ CIA के स्टेशन चीफ मिच पोर्टर को बुलाया जाता है और प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कुछ अफवाहें सुनने को मिल रही हैं, क्या सच में तुम लोगों ने किसी चाइनीज एम्बेसडर को मरवाया है। मिच हंसने लगता है, कहता है ये मजाक है क्या। वॉलेस उसे पूछता है कोल को पहचानते हो। मिच मना करता है। वॉलेस बता देता है कोल काई मिंग का बॉयफ्रेंड है और वो मर्डर सीन में लास्ट देखने को मिला था। वो मर्डर सीन से भागकर सीधा आपके एम्बेसी में गया था। तभी प्राइम मिनिस्टर को फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि स्टीफन यारिक की लाश मिली है उन्हीं के घर के सामने के डस्टबिन से। उसे बहुत टॉर्चर किया गया था। हेलेन रिपेयर शॉप नंबर पर कॉल लगाती है और पूछती है तुम हो कौन। वो कहता है सेक्रेटरी हूँ और स्टीफन के साथ जो भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम ही हो और आगे जो भी होगा उसकी भी, इसलिए हमारे मामलों में दखल मत देना। हेलेन घबराते हुए पूछती है क्या मेरी फैमिली सेफ है, लेकिन वो आदमी फोन कट कर देता है। प्राइम मिनिस्टर और वॉलेस अकेले में बात करते हैं तो वो पूछता है कि तुम्हें मेरी कुर्सी चाहिए क्या। मुझे पता है, लेकिन जब तुम इस कुर्सी में बैठोगे तब पता चलेगा कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करती। दूसरी तरफ तीनों को काई मिंग मिल जाती है और उस लड़की को लेकर वो लोग से निकलते हैं। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि इस लड़की को वो कहां लेकर जाएंगे और विलियम्स बात करने लगती है कि उन तीनों में से कोई ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं टिकने वाला। हेलेन देखती है वॉलेस जब घर आता है तो वो काफी उदास था। वो उसे पूछने लगती है कि हुआ क्या, तो वो कहता है जिसने भी स्टीफन के साथ ये किया है वो उसे नहीं छोड़ेगा। फिर दोनों बिस्तर में इंटीमेट होने लगते हैं और अगले दिन सैम पहुंचता है माइकल से मिलने के लिए। माइकल उसे अपने घर लेकर आता है और माइकल उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, और वो उसे बताता है कि उसकी 4 साल की बेटी है, इसलिए वो नहीं चाहता कि सैम बार बार यहाँ पर आए। उसकी बेटी का नाम रूबी है। सैम थोड़ा इमोशनल हो जाता है, कहता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो उसे पूछता है क्या तुमने कभी भी मेरे बारे में सोचा। वो उसे कहने लगता है कि उस दिन जो भी हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो तुम्हारे वजह से नहीं आए थे। लेकिन माइकल कहता है कि मुझे उन लोगों से डर नहीं लगता, मुझे तो तुमसे डर लगता है। मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं कभी तुम जैसे किसी और से मिलूंगा जो बाहर से तो एक अच्छा इंसान है लेकिन नकाब में छिपा एक शैतान होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दोनों के बीच बात करने को कुछ था नहीं, इसीलिए सैम वहाँ से चला जाता है। हेलेन देखती है कि उसके घर पर डैनी आई हुई थी और वो उसके बच्चों के साथ खेल रही थी। डैनी जाने वाली होती है
और वॉलेस अपनी पत्नी को बता देता है कि बाहर में एक सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसका नाम जेफ है। डैनी को घर से बाहर निकालने के बाद हेलेन जाती है रीड से मिलने के लिए और रीड हेलेन को कोल के बारे में बता देती है जिसे आखिरी बार चाइनीज एम्बेसडर के घर में देखा गया था और वो एम्बेसडर की बेटी काई मिंग का बॉयफ्रेंड भी है और वो असली में CIA एजेंट है। अब सभी का सवाल है कि आखिर अमेरिकन चाइनीज के साथ ऐसा क्यों करेंगे। रीड उसे एम्बेसी में जाकर वहाँ काम करने वाली वेनेसा नाम की लड़की से मिलने को बोलती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करके वो चली जाएगी कोल से मिलने जो कि एम्बेसी में ही छुपा हुआ है और उसे लेकर हेलेन को वहाँ से निकलना होगा। कोल को अपने ही देश के साथ गद्दारी करनी है और बदले में उसे ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। काई मिंग दोनों लड़कियों के साथ होती है। फिर वहाँ सैम आता है और देखता है लड़की को होश नहीं आया था। वो लड़की के लिए ऑरेंज जूस, चॉकलेट केक वगैरह लाया था। लेनी भी वहीं पर बैठी हुई थी। फिर वहाँ पर हेलेन भी पहुंच जाती है और हेलेन विलियम्स को देखती है जो पहले उसे मारने के लिए गई थी। लेनी सैम को कहती है कि तुझे हेक्टर को ढूंढना पड़ेगा वरना बदले में मुझे माइकल को मारना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अचानक काई मिंग को होश आ जाता है और वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन सभी लोग उसे समझाते हैं कि हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते, हम लोगों ने ही तुम्हें उन बदमाशों से बचाया। हेलेन उस लड़की को समझाती है, कहती है कि तुम्हारे पापा को मार दिया गया है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हमें जानना है। काई मिंग बताने लगती है कि वो अपने दोस्त के यहाँ पे पार्टी में गई थी। जब वो घर लौटी तो उसके पापा मरे हुए थे। ये देखकर उसका दोस्त डर गया और उसका बॉयफ्रेंड कोल भाग गया। काई मिंग बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो चली गई थी ड्रग्स खरीदने के लिए एक वेयरहाउस में। लेकिन जब उन डीलर्स को पता चला कि ये चाइनीज एम्बेसडर की बेटी है तो उन लोगों ने काई मिंग को किडनैप कर लिया और वो ड्रग डीलर्स ट्रेंट के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे तो वो स्टूपिड सा लड़का है लेकिन उसके पास हमेशा ही ड्रग्स मिलता है। हेलेन उस लड़की से जेसन के बारे में पूछती है तो काई मिंग बताती है कि मैं उसे पहचानती तो नहीं, लेकिन मुझे बस ये पता है कि वो मैगी का पार्टनर है। हेलेन हैरान हो जाती है क्योंकि जेसन से वो प्यार करती है। हेलेन सैम को कोल के बारे में बताती है जो एक CIA एजेंट है और बोलती है कि रीड चाहती है कि मैं उसे एम्बेसी में जाकर बचाऊं। वैसे सही है, मैं उसे पूछ सकती हूँ कि आखिर ट्रेंट है कौन, लेकिन ये थोड़ा रिस्की भी होगा। अब दोनों वहां से निकलते हैं तो सैम हेलेन को समझाने लगता है कि पार्टनर्स कई तरह के होते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। हेलेन उसे पूछती है क्या तुमने कभी अपने बारे में माइकल को बताया, तो वो कहता है नहीं। फिर वो बताने लगता है कि वो माइकल से मिलने के लिए गया था। हेलेन कहती है ये तो बेवकूफी है। सैम कहता है बिल्कुल ऐसा ही था क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है। दोनों एम्बेसी के बाहर पहुंच गए थे। हेलेन उसे वेनेसा रॉबिन्सन का नंबर देती है, कहती है कि मुझे जाकर इससे मिलना है और तुम्हें इसे बिजी रखना होगा ताकि मैं टॉप फ्लोर पे जाकर कोल से मिल सकूं। हेलेन अंदर जाती है और अपना सारा सामान जमा करती है। सैम जैसे ही वेनेसा को कॉल लगाता है तभी अचानक उसे माइकल का कॉल आ जाता है। माइकल जानना चाहता है कि आखिर सैम है कौन, वो करता क्या है। सैम उसे बता देता है कि मैं एक ट्रिगर मैन हूँ और मैं पैसों के लिए लोगों को मारता हूँ। 20 से ज्यादा लोगों को मार चुका हूँ। माइकल से बात करने के बाद वो वेनेसा को कॉल लगाता है। इधर हेलेन से वेनेसा बात कर रही थी। देखा जाए तो उसका दिमाग खा रही थी। तभी उसे बोला जाता है कि उसके लिए कॉल आया है और वो चली जाती है। मौका देखकर हेलेन चली जाती है अपना काम करने। सैम वेनेसा को बिजी रखता है और हेलेन जैसे ही लिफ्ट में जाती है तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी आ जाता है और उसके सामने हेलेन का एक्सेस कार्ड काम नहीं करता जिससे कि वो एक आदमी से चुरा ली थी और वो पकड़ी जाती है। काम के बीच में सैम को फिर से माइकल का मैसेज आने लगता है और वो वेनेसा को होल्ड में रख देता है। हेलेन मदद के लिए रीड को कॉल करती है और उसे CCTV का कुछ करने को बोलती है। देखते हैं कि उस सिक्योरिटी वाले को हेलेन ने मार डाला था। अब आखिर में वो जाकर कोल एटवुड से मिलती है और उसे एक ऑफर देती है और उसे कुछ पूछने वाली थी कि तभी बिल्डिंग में अलार्म बजने लगता है और वेनेसा फोन कट कर देती है और हेलेन कोल से कहती है कि बाहर में एक ब्राउन कलर की कार है, तुम्हें वहां तक पहुंचना है। हेलेन बाहर जाने से पहले वेनेसा को गले लगाती है और फिर बाहर आकर सैम के गाड़ी में बैठ जाती है और बताती है कि मैंने कोल को ऑफर दे दिया है, अब देखो वो क्या करता है। डैनी वॉलेस के लिए ड्रिंक बनाती है और दोनों ड्रिंक पीते हैं और वो दोनों स्टीफन के बारे में बात करते हैं। विलियम्स और एलेनोर काई मिंग से थोड़ा घुल मिल रहे थे और बातें करने लगते हैं। यहाँ आखिर में कोल बाहर आकर हेलेन की गाड़ी में बैठता है और वो तीनों वहां से निकलते हैं। डैनी वॉलेस से बात करते हुए कह देती है हेलेन के बारे में मैंने अफवाह सुनी है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती। वॉलेस जोर देने लगता है जब तुमने बात छेड़ दी है तो पूरी बात बताओ। हेलेन कोल से पूछने लगती है कि आखिर एम्बेसडर के साथ क्या हुआ था। वो उसे भरोसा दिलाती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और हेलेन बताती है कि मेरा पार्टनर मर चुका है और उसने काई मिंग को मैसेज किया था
वो कुछ तो जानता था और उसी वजह से वो और 2 लोग मारे गए। उन लोगों को किसने मारा? वो अब मेरे परिवार के पीछे पड़े हैं। कोल कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारा मरना तय है, बस तुम जानती नहीं हो कि वो लोग कब आ जाएंगे। कोल जो CIA एजेंट है वो बताता है कि उसे एम्बेसडर पर नजर रखने को नहीं बल्कि जो एम्बेसडर को मारने के लिए आ रहे हैं उस पर नजर रखने को कहा गया था, जो असली में क्लार्क्स हैं। वो एक क्रिमिनल परिवार हैं। उन्होंने लंदन में हुकूमत जमा ली और अमेरिका में इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। दूसरे गैंग्स चुटकी में खत्म होने लगे, सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तबाह हो गए और ये सब की शुरुआत यहाँ लंदन से हुई थी। विलियम और एलेनोर अपने अपार्टमेंट के बाहर देखते हैं कि हर जगह को खाली करवा दिया गया था और वहाँ पर कुछ चाइनीज एजेंट्स आ गए थे और उन्हें शक होने लगता है। एलेनोर अपना रॉकेट लॉन्चर रेडी कर लेती है। कोल यहाँ बताता है कि ट्रेंट असली में क्लार्क है और उसकी माँ है एलेक्स क्लार्क, जो पूरे लंदन ऑपरेशन की हेड है। और उसे लगता है कि क्लार्क्स जानते हैं चाइनीज एम्बेसडर के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उस रात काइमिंग के फ्लैट में जो भी हुआ उसे मिटाने में वो लगे हुए हैं। अब ये सब बताने के बाद वो उन्हें कहता है अपना वादा पूरा करने। हेलन कहती है तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मगर कोल को तो बस अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना था। फिर वो हेलन को अपने परिवार की फोटो दिखाता है जिससे कि वो हैरान हो जाती है और कहती है मगर रीड ने तो मुझे कुछ और ही करने को कहा था। तभी उसके सामने एक गाड़ी रुकती है। डैनी वॉलेस को बता देती है तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रही है, किसी सिविल सर्वेंट के साथ उसका अफेयर चल रहा है। हेलन के सामने चाइनीज एजेंट्स आ गए थे और वहाँ पर रीड भी होती है, मतलब कि वो अब चाइनीज लोगों के लिए काम कर रही है। हेलन घबरा जाती है और वो कोल से पूछती है क्या तुम मुझे एलेक्स क्लार्क से मिलवा सकते हो? वो कहता है हाँ, और सैम तुरंत उन दोनों को लेकर वहाँ से निकलता है। अब वापस से हम उस समय को देखते हैं जब हेलन जेसन के घर पे गई हुई थी और वहाँ पर 2 पुलिस वाली आ जाती है जो असली में एसासिन्स होती हैं। उनमें से एक है विलियम्स जो बच के भाग गई थी और वो एक बोट में आती है और वहाँ उसे एलेनोर मिलती है जो केंट की दोस्त थी। केंट वही जो अभी अभी मारी गई और उसके खून में विलियम्स लथपथ है। वो एलेनोर से कहती है मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एलेनोर अपने रॉकेट लॉन्चर ढूंढ रही थी जो आखिर में उसे बहुत ढूंढने के बाद मिल जाता है और वो दोनों काइमिंग से बोलते हैं जाकर बाथरूम में बाथटब में जाकर लेट जाने, क्योंकि यहाँ पर गोली चलने वाली है। दूसरी तरफ चाइनीज लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए वो तीनों बीच ट्रैफिक में ही अपनी गाड़ी छोड़कर भाग निकलते हैं। वॉलेस को प्राइम मिनिस्टर का कॉल आता है और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। चाइनीज एजेंट तीनों के पीछे पड़े हुए थे और कोल हेलन से कहता है कि हमें ट्रेंट को ढूंढना पड़ेगा, तभी हम एलेक्स तक पहुंच पाएंगे। तभी सैम को विलियम्स का कॉल आता है जो बताती है कि हमारी लगी पड़ी है। इधर विलियम्स और एलेनोर चाइनीज लोगों पर ताबड़तोड़ गोली चलाने लगते हैं। सैम एक आदमी की गाड़ी चुरा लेता है और वो तीनों वहां से निकलते हैं और चाइनीज एजेंट भी पीछे रह जाते हैं। वो लोग जैसे ही विलियम्स के अपार्टमेंट पहुंचते हैं देखते हैं वहां तो जंग का माहौल बन चुका था। वॉलेस और प्राइम मिनिस्टर पहुंचते हैं सीक्रेट सर्विस के मीटिंग में जहाँ के MI5 और CIA के लोग भी पहुंचे हुए थे और उन्हें पता चलता है कि कोल लापता हो गया है। मिच कहता है कि हमारे एम्बेसडर का खून आपके जमीन पर हुआ, अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो बदला लेने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं बचेगा। फिर वो मीटिंग से उठकर चला जाता है। सैम घर के अंदर जाता है और वहाँ उसे सिर्फ विलियम्स मिलती है जिसे वो बचा के लाता है क्योंकि काइमिंग और एलेनोर अब दुश्मनों के कब्जे में है। चारों वहाँ से भाग निकलते हैं। विलियम्स बताने लगती है कि काइमिंग को चेक करने के लिए एलेनोर बाथरूम में गई थी, लेकिन जैसे ही विलियम्स अंदर गई तो बाथरूम में कोई भी नहीं था। बड़ा सा होल बना हुआ था और हर जगह खून ही खून था और बोलती है कि उसे भी गोली लग गई है। अब मदद के लिए सैम माइकल के घर चला जाता है और उन सभी को देखकर माइकल तो पहले ही डर गया था और वो ना चाहते हुए भी सभी को अंदर आने को बोलता है। ये सबसे माइकल सैम पर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि वो बिन बुलाए बारात लेकर पहुंच गया और वो टीवी पर देखता है कि एक अपार्टमेंट में आग लग गई है और वो उन लोगों से पूछता है कहीं ये तुम लोगों का ही किया धरा तो नहीं है, और उन लोगों को बता देता है कि दूसरे कमरे में मेरी बेटी सो रही है। मगर हेलेन उसे यकीन दिलाती है कि हम लोगों का किसी ने भी पीछा नहीं किया। माइकल चला जाता है बैंडेज लाने के लिए क्योंकि विलियम्स को गोली लगी थी। तभी हेलेन को स्टीफन के फोन में रिपेयर शॉप से कॉल आता है और ये कोई और नहीं बल्कि क्लार्क्स हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास तुम्हारे दोस्त हैं और हमें चाहिए वो रिकॉर्डिंग डिवाइस एम्बेसडर के घर पे थी जब उनका खून हुआ था। हेलेन कहती है मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है, लेकिन वो लोग हेलेन पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि डिवाइस लेकर बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाना।
वरना तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे। बाकियों से बात करने पर वो कहती है कि वो रिकॉर्डिंग जेसन के घर पे तो नहीं था, हो सकता है कि उन लोगों ने कहीं तो छुपाया होगा। वो कोल से कहती है क्या तुम ट्रेंट से कांटेक्ट कर सकते हो। वो पूछता है कि तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा। एलन कहती है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम करती हूँ वो तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्शन दे सकती है, मगर एक बात याद रखना, अगर तुम हमें ट्रेंट नहीं दे सकते तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और हमें तुम्हें सिर पर गोली मारना पड़ेगा। अकेले में बात करते वक्त सैम हेलेन को बताता है कि उसने अपनी सच्चाई माइकल को बता दी है। हेलेन भी बताती है कि मैंने भी जेसन को बता दिया था, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं बताया। मैंने बस यही कहा कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो। बदले में जेसन ने कहा कि वो उसे प्यार करते रहेगा चाहे कुछ भी हो। इसके बाद वो तुरंत घर पहुंचती है क्योंकि घर पे क्रिसमस की तैयारी चल रही थी और बेबी सीटर जाने लगती है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे पति थोड़े टेंशन में थे, सब कुछ ठीक तो है। हेलेन कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, और फिर वो अंदर आकर अपने परिवार के साथ फैमिली टाइम एंजॉय करती है। बच्चे जब सोने के लिए चले जाते हैं वॉलेस हेलेन से पूछता है कि तुमने क्रिसमस शॉपिंग में क्या खरीदा, तो वो कहती है तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। फिर वो दोनों उस दिन को याद करने लगते हैं जब दोनों पहली बार मिले थे, लेकिन हेलेन को उस दिन के बारे में ज्यादा डिटेल में कुछ याद ही नहीं था और वो हेलेन से कहने लगता है कि तुम हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करती हो, क्या सच छुपा रही हो तुम। कि इतने में घर पर MI5 से एक ऑफिसर पेरीमैन आता है और वो हेलेन से ही बात करना चाहता था। वो हेलेन से पूछता है कि आप अमेरिकन एम्बेसी गई थी। वैसे वेनेसा से मिलने की कोई खास वजह, उसे एक नंबर से कॉल आया था जो कि अनट्रेसेबल है, और फिर बिल्डिंग में अलार्म बजने लगा। हेलेन पूछती है क्या आप लोगों को मुझ पर शक है क्या। पेरीमैन कहता है नहीं, बस आपसे पूछना चाहते थे कि आपने कुछ भी अजीब देखा। हेलेन कहती है कुछ भी नहीं। तभी उसकी बेटी चिल्लाने लगती है तो वो अंदर कमरे में चली जाती है। फिर अपने बच्चों को वो कहानी सुनाने लगती है कि तभी उसे रीड का कॉल आता है। वो बाहर आती है तो वॉलेस उसे कहता है कि वो हेलेन से और अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। हेलेन अपने काम और अपने परिवार के बीच में फंस चुकी थी कि वो किसे चुनेगी, और वो जाती है रीड से मिलने के लिए। रीड उसे पूछती है कि आज जो तुमने किया वो क्यों किया। हेलेन पूछती है तो क्या अब तुम चाइनीज लोगों के लिए काम करती हो। रीड कहती है नहीं, जो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले हैं उन्हीं के साथ मैं काम करती हूँ, हमेशा से ही ऐसा होता आया है। हेलेन कहती है कि अभी मेरे घर में MI5 का एजेंट आया था, पूछ रहा था कि मैं वैसे एम्बेसी में कर क्या रही थी, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ रिस्क में डाल रही हूँ। इसके बाद रीड उसे क्लार्क नाम के परिवार के बारे में बताने लगती है, जो एक आपराधिक संगठन है जो यहाँ लंदन से शुरू हुआ था और देश विदेश में फैल गया। उन्होंने बड़े बड़े कार्टल्स को खत्म कर दिया। हेलेन बोल देती है मतलब उन्हीं लोगों ने जेसन, मैगी, फिलिप्स, स्टीफन और उस चाइनीज एम्बेसडर को मारा, और उन्हें वो रिकॉर्डिंग डिवाइस चाहिए। शायद उसी रिकॉर्डिंग में एम्बेसडर का खूनी है, और वो रिकॉर्डिंग कहाँ है उसे नहीं पता। हेलेन बोलती है कि वो अपने नए दुश्मनों को खत्म कर देगी क्योंकि उनके वजह से उसका परिवार खतरे में आ गया है। रीड उसे समझाती है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उसे पूछती है क्या फिर तुमने अपने बारे में जेसन को बताया था। हेलेन बोलती है मैंने पहले ही कहा, कुछ भी नहीं। रीड उसे बताती है कि ब्लैक डव्स के रूल्स में सबसे ऊपर जो नियम लिखा हुआ है उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तुम अपनी सीक्रेट्स किसी को नहीं बता सकती। अगर तुमने इस नियम को तोड़ा है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और वो है मौत। इसीलिए अगली सुबह 6:30 बजे कोल को मेरे हवाले कर देना, और उसके बाद तुम वही करोगी जो तुम करती आई हो, माँ और पत्नी बनकर रहना। कोल और बाकी लोग टीवी पर न्यूज देख रहे थे, और अब तो न्यूज में भी दिखाने लगे हैं कि यूके की जमीन पर अमेरिकन ने एक मिशन चलाकर चाइनीज एम्बेसडर को मार डाला। अब ये सबसे कोल काफी ज्यादा परेशान हो गया था, और ऊपर से ट्रेंट फोन नहीं उठा रहा। दूसरी तरफ माइकल भी परेशान था कि वो कहाँ फंस गया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। सैम उसे संभालने के लिए जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी के उठने से पहले हम लोग चले जाएंगे। सैम माइकल को उसका पुराना सामान लौटाता है और वो उस दिन को याद करने लगते हैं जब वो लोग पहले रिलेशनशिप में थे। कोल विलियम्स की ड्रेसिंग चेंज कर रहा था और वो बस अपने पार्टनर को याद कर रही थी कि पता नहीं वो कहाँ होगी, और माइकल और सैम एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी सैम को रीड का कॉल आ जाता है और वो उसे एक आखिरी काम देती है। कहती है एलेक्स क्लार्क को मार डालो, मगर सैम मना करता है। रीड उसे समझाती है हेलेन खतरनाक लोगों के कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है, उसे प्रोटेक्ट करना और ब्लैक डव्स को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसीलिए सैम आखिर में मान जाता है। रीड को कॉल एटवुड चाहिए था, लेकिन सैम देखता है कि वो तो अब वहां से भाग चुका था। फिर वो माइकल से बात करता है, कहता है कि एक आखिरी काम करना है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर मैं उसके बाद वापस आ जाऊंगा। फिर वो बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है एलेक्स को मारने के लिए, लेकिन उसके सिर पर कोई बंदूक रख देता है। एलेक्स उससे पूछती है क्या तुम मुझे मारने के लिए आई हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, और वो लोग सैम को बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ पता चलता है कि डैनी असली में एक ब्लैक डव एजेंट है, और रीड आकर उसे मिलती है और उसे कहती है कि हम और हेलेन पर भरोसा नहीं कर सकते, ये तुम भी जानती हो। हेलेन जब अगली सुबह उठती है
तो उसे रीड की एक बात याद आती है और वो तुरंत एक ज्वेलरी दुकान पहुंचती है और कहती है कि मैं एक रिंग ढूंढ रही हूँ जो बिल्कुल मेरी जैसी है, और वो उस दुकानदार को बेहोश कर देती है और दुकान को बंद करके वो तिजोरी में ढूंढने लगती है और उसे वहां पर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलता है। लेकिन जैसी वो वहां से निकलने वाली थी, डैनी वहां पहुंच जाती है और कहती है अच्छा तो वो तुम्हें मिल गया। उसे यहाँ देखकर हेलेन भी समझ जाती है कि रीड की तरफ से डैनी को हुक्म मिल चुका है, क्योंकि अब उन लोगों को हेलेन पर भरोसा नहीं है। डैनी उसे यहाँ तक कहती है कि वॉलेस के बारे में तुम ज्यादा मत सोचना, उसके बारे में मुझे सब कुछ बता दो, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर मुझे उसकी पत्नी बनना पड़े, और बच्चों के बारे में भी बता देना। हेलेन गुस्से में दुकान का शटर बंद करती है और दोनों चाकू निकाल लेते हैं और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। हेलेन डैनी का गला घोटने लगती है और उसे सबक सिखाने के बाद उसे कहती है कि इसके बाद से मेरे पति और मेरे बच्चे के बारे में कुछ बोलना मत, और मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। अब आखिर में उसे जो रिकॉर्डिंग मिला था उसमें एक वीडियो था, उसमें ट्रेंट होता है जो कि एम्बेसडर चैन से मिलने के लिए आया हुआ था, और एम्बेसडर उस पर चिल्ला रहे थे कि मेरी बेटी से दूर रहो, उसे पता नहीं है उसे क्या चाहिए, वो तुम्हारी वजह से नशेड़ी बन गई है, इसलिए अगली बार दिखाई दिए तो तुम्हें मार डालूंगा। और वो ट्रेंट को धक्का देता है, लेकिन गुस्से में ट्रेंट एम्बेसडर को इतनी जोर से धक्का देता है कि वो पीछे गिरता है और उसका सिर टेबल से टकरा जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। ट्रेंट घबराने लगता है और वो अपनी माँ को कॉल करता है। 1 घंटे के बाद वहाँ स्टीफन पहुंचता है और कुछ लोगों के साथ सबूत मिटाने लगता है, और वो लोग हादसे को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि एम्बेसडर ओवरडोज के वजह से मर गया। फिर कमिश्नर स्टीफन प्राइम मिनिस्टर को कॉल लगाता है, मतलब कि ये सब में प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व थे। रीड हेलेन को मैसेज भेजती है, कहती है मुझे पता है तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग डिवाइस है, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हम अब किस मुसीबत में हैं। सैम को जब होश आता है तो वो अपने सामने एलेनोर और काई मिंग को देखता है। हेलेन गुस्से में रीड को कॉल करती है और उस पर चिल्लाती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन अगली बार मारना है तो किसी काबिल लड़की को भेजना, और इन सब चीजों में सैम को मत घसीटो। लेकिन रीड बताती है कि वो सैम को क्लार्क्स के घर पे भेजी है। हेलेन हैरान हो जाती है क्योंकि क्लार्क के घर पे अकेले जाना काफी रिस्की था। रीड उसे कहती है कि अब तुम डिसाइड करोगी कि करना क्या है, 2 सुपर पावर देशों के बीच डील करवाना जरूरी है या तुम्हारे दोस्तों की जान बचानी जरूरी है। लेकिन फिर भी हेलेन नहीं मानती और अपनी गाड़ी के डिक्की में बने एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में से बंदूक निकालती है, और वो अभी भी सोच रही थी कि उसके परिवार के पीछे जो भी आएगा वो उसे नहीं छोड़ेगी। वो विलियम्स को पिक करती है और उसे पूछती है सैम कहाँ गया, उसने तुम्हें कुछ एड्रेस बताया, लेकिन वो कहती है मैं बेहोश थी तो मुझे नहीं पता। वो उसे दिखाती है कि उसे डिवाइस मिल गया। इधर एलेनोर और काई मिंग क्रिसमस मूवीज के बारे में बातें कर रहे थे। सैम अपने हाथ खोलने में बिजी था, लेकिन खोल ही नहीं पाता। हेलेन ट्रेंट से मिलने के लिए पहुंच जाती है और उसे एम्बेसडर वाला वीडियो दिखाती है जिसमें वो कैप्चर हो गया था और उसी ने एम्बेसडर को धक्का मारा। हेलेन उसे कहती है तुम्हारी माँ से मिलना है, अपनी माँ को कॉल करो, नहीं तो तुम्हारी माँ काइमिंग को मार डालेगी, और तुम ऐसा नहीं होने देना चाहोगे क्योंकि तुम तो उसे प्यार करते हो। ट्रेंट अपनी माँ को कॉल लगाता है और एलेक्स हेलेन से बात करती है। हेलेन उसे कहती है 1 घंटे में मिलने के लिए, और अगर तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो उसका हर्जाना तुम्हारे बेटे को भरना पड़ेगा। अब दोनों ट्रेंट को लेकर वहाँ से निकलते हैं और हेलेन उसे पूछती है कि तुम तो किसी डॉन के बेटे तो नहीं लगते। ट्रेंट कहता है कि मेरी माँ कोई डॉन नहीं है, वो बस कुछ खतरनाक लोगों से पहचान रखती है। ट्रेंट कहता है लेकिन मैं मेरी माँ के जैसा नहीं हूँ। विलियम्स उसे कहती है लेकिन तू ड्रग डीलर है और खूनी भी है। चाइनीज एजेंट की नजर कोल पर होती है। रीड मिच से बात कर रही होती है जिसके लिए वो अब काम कर रही है, क्योंकि अब वो हाईएस्ट बिडर है। कोल मिच से आकर मिलता है और वो लोग तुरंत निकलते हैं क्लार्क से मिलने के लिए। हेलेन, विलियम्स और ट्रेंट एलेक्स से मिलने के लिए पहुंच गए थे, मगर ट्रेंट को थोड़ा डर लग रहा था। हेलेन उसे संभालती है और उसके पॉकेट में चुपके से बंदूक रख देती है, क्योंकि जब तलाशी होती है तो सिर्फ हेलेन और विलियम्स की होती है, ट्रेंट की नहीं होती। अंदर जाकर वो लोग सैम, एलेनोर और काइमिंग को फ्री करते हैं, लेकिन जैसे ही निकलने वाले थे वहाँ पर एलेक्स आ जाती है और कहती है कि लेन देन की बात हुई थी और वो हेलेन से डिवाइस मांगती है। हेलेन उसे बता देती है कि उसने वीडियो देख लिया है, ट्रेंट के वजह से ही एम्बेसडर की मौत हुई, लेकिन ये बस एक्सीडेंट था। काइमिंग नाराज हो गई थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसके पापा को मारा। एलेक्स के बगल में खड़े आदमी की आवाज सुनकर हेलेन समझ जाती है कि रिपेयर शॉप वाले नंबर से उससे यही आदमी बात करता था। एलेक्स बोलती है कि अगर अभी मुझे कुछ भी हुआ तो तुम सभी पर कहर बरपाएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। फिर वहाँ पर वो वीडियो चलाकर चेक करती है और ये वही वीडियो था जिसमें ट्रेंट एम्बेसडर चैन को धक्का देकर मार डालता है। काइमिंग हैरान हो गई थी ये देखकर। वॉलेस प्राइम मिनिस्टर से आकर कहता है कि हमें पता चला है एम्बेसडर के मौत का एक टेप है और उससे मामला रफा दफा हो सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में उनका भी नाम हो सकता है। इसलिए वो क्लार्क मतलब
के एलेक्स को मैसेज कर देता है कि अमेरिकन आने वाले हैं। मैसेज मिलने के बाद एलेक्स वहां से निकलने वाली थी, लेकिन हेलन कहती है अभी भी हिसाब पूरा नहीं हुआ। वो ट्रेंट के पॉकेट में से बंदूक निकाल लेती है क्योंकि वो एलेक्स को मारकर जेसन के मौत का बदला लेना चाहती थी। सैम उसे समझाता है ऐसा नहीं करने के लिए, लेकिन हेलन बस जानना चाहती थी कि आखिर एलेक्स ने जेसन को क्यों मारा। एलेक्स कहती है कि उस बेंच वाले आदमी को मैंने नहीं मारा। हेलन को याद आता है विलियम्स जेसन के घर पे आई थी, इसलिए वो उसे कहती है जिसने तुम्हें पैसे दिए थे उसे फोन लगाओ, वही है जेसन का असली कातिल, और अगर यहाँ फोन किसी का भी बजा वो मरेगा। विलियम्स फोन लगाती है लेकिन फोन बजता है ट्रेंट का। बाहर अमेरिकन्स पहुंच जाते हैं। ट्रेंट माफी मांगने लगता है कि उसने सब कुछ ठीक करने के लिए उन लोगों को मारा। एलेक्स अपने बेटे को बचाने के लिए इल्जाम अपने ऊपर लेने लगती है कि तभी बाहर में चाइनीज वाले भी पहुंच जाते हैं। सैम हेलन को समझाने लगता है कि उसकी बात मत सुनो, वो तो बच्चा है, तुम इसे गोली क्यों मारोगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। एलेक्स हेलन को रोकने लगती है और सैम उस दूसरे आदमी को गोली मार देता है और बाहर में चाइनीज और अमेरिकन्स के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। सैम एलेक्स को भी गोली मार देता है और हिम्मत जुटाकर ट्रेंट को भी मार डालता है। हेलन गुस्सा हो जाती है, कहती है कि इसे तुमने क्यों मारा, ये मेरा बदला था। तभी सैम को कॉल आता है और उसे एक आदमी बात करता है, कहता है हमारी नजर तुम पर है और तुम लोगों को सजा भुगतना पड़ेगा। वो हेलन को जाने को बोलता है और जैसे वो निकलती है बाहर में सारे एजेंट्स मरे पड़े थे। कोल जिंदा था और पूछता है क्या ऊपर कोई जिंदा है। वो उसे रिकॉर्डिंग देती है, कहती है कि एम्बेसडर का खून ट्रेंट ने किया था, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। चाइनीज एजेंट को ये दिखा दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। ट्रेंट और उसकी माँ एलेक्स मर चुके हैं। CIA का आदमी मिच वॉलेस को बता देता है कि हमारे लोगों को रिकॉर्डिंग मिल गई है और उसमें अमेरिकन्स का कोई हाथ नहीं है, चाइना को पीछे हटना पड़ेगा। और वो वॉलेस से कह देता है कि अब तुम घर जाओ और बच्चों के साथ मौज मस्ती करो क्योंकि आज क्रिसमस ईव है और बाकी काम वो लोग संभाल लेंगे। चर्च में हेलन और रीड दोनों मिलते हैं और हेलन बता देती है कि एलेक्स और ट्रेंट मर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा। वो बता देती है रिकॉर्डिंग में क्या था। ट्रेंट ने एम्बेसडर को धक्का दिया जिससे उनकी मौत हो गई। 1 घंटे के बाद कमिश्नर स्टीफन वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद से ये सारा कवर अप शुरू हो जाता है। रीड बताती है कि जो बात CIA और चाइनीज एजेंट को नहीं पता था वो बात कोई तो जानता था, जो एम्बेसडर के परिवार पर करीब से नजर रखे हुए था, और वो कोई और नहीं बल्कि मैगी थी। वो काइमिंग की दोस्त थी और उसके परिवार की खबर वो मीडिया को देती थी और MI5 को भी, और इसीलिए उसने फ्लैट में एक कैमरा लगा दिया था। और जब उसने फुटेज को देखा तब जाकर उसे पता चला एम्बेसडर की असली में मौत कैसे हुई। मैगी भूल गई कि उसका एक जर्नलिस्ट फ्रेंड फिलिप्स के पास भी फुटेज का एक्सेस था। मैगी को उसे रोकना चाहिए था, लेकिन फिलिप्स इस रिकॉर्डिंग को लेकर स्टीफन के पास पहुंच गया और इसीलिए स्टीफन गया क्लार्क के पास मदद मांगने और ट्रेंड कवर अप करने में लग गया ताकि उसका नाम सामने ना आए। वो फिलिप्स के पीछे गया और उसे वहां पर मैगी और जेसन भी देखने को मिले और वहां पर उन्हें तुम भी मिल गई और उसके बाद मौत का खेल शुरू हुआ। सब लोग मारे गए। जेसन को मैगी ने इन सब में घसीटा क्योंकि वो भी एक MI5 एजेंट था, जिससे हेलन हैरान हो जाती है क्योंकि जिसे वो एक नॉर्मल इंसान समझकर प्यार कर रही थी वो भी एक जासूस निकला। रीड बताती है कि उसे काम दिया गया था सरकार के खबरी को ढूंढने के लिए, इसलिए MI5 ने जब जांच शुरू की तो उनका शक तुम पर आया। जेसन हेलन को अपनी जाल में फंसाता है, मतलब कि ये सब कुछ एक खेल था, कोई प्यार नहीं था। वो आगे बताती है कि इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद जेसन ने जो फाइल जमा की जिसमें तुम्हारे बारे में लिखा हुआ था कि तुम कोई स्पाई नहीं हो, तुम बस एक लॉयल सिटीजन हो। जेसन ने तुम्हारी जान बचाई अपनी जान पर खेलकर। अब इसे प्यार नहीं बोलेंगे तो और ये क्या है। और वो हेलन को एक ड्राइव देती है, कहती है इसमें जेसन की सारी सच्चाई है। हेलन अंदर से हिल चुकी थी और सोचती है कि पता नहीं वो आगे ये काम कर पाएगी या नहीं। रीड उसे कहती है तुम पहले भटक गई थी लेकिन अब तुम रास्ते में आ चुकी हो, और वो उसे मैरी क्रिसमस कहकर चली जाती है। काम खत्म करने के बाद सैम माइकल के घर पहुंचता है और उसी के साथ सो जाता है, लेकिन तभी एक आवाज सुनाई देती है और देखता है कि घर में हेक्टर आ गया था और ये चैप्टर अभी तक क्लोज नहीं हुआ। हेक्टर बताने लगता है कि वो अपने भाइयों से नफरत करता था, सबके सब मतलबी थे, लेकिन कहता है कि मेरी माँ का दिल टूटा था इसलिए मुझे बदला तो लेना था। लेकिन सैम कहता है कि अगर मैं वो काम नहीं करता तो कोई और कर देता और वो दूसरा किलर शायद तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ता। हेक्टर कहता है कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तुम मेरे लिए सबसे बड़े दुश्मन हो या मेरे मसीहा। बोलता है कि क्लार्क्स भी अभी तक मरे नहीं हैं और जिसने भी उनका ये हाल किया है वो उनके पीछे जरूर जाएंगे और तुम तो अकेले हो और मेरे पास भी कोई और आदमी नहीं है, इसीलिए वो उसे मौका देता है उसके साथ काम करने का। हेक्टर पूछता है 8 साल पहले मुझे क्यों नहीं मारा। सैम कहता है तुम बच्चे थे, तो वो कहता है मुझे पता था, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। इसके बाद वो पहुंचता है लेनी से मिलने के लिए
और वो भी कहती है अब तो मैं तुमसे पूछना भी नहीं चाहती कि तुमने हेक्टर को मारा कि नहीं। सैम कहता है कि उसने मुझे जॉब ऑफर की है और वो लेनी को समझाने लगता है कि हमारे बीच जो सौदा हुआ है उसे भूल समझकर आगे बढ़ना होगा। वो बंदूक निकाल लेता है लेकिन वो लेनी को गोली नहीं मारता और वहां से चला जाता है। हेलेन अपने घर वापस आती है और अपने बच्चे और अपने पति से मिलती है। क्रिसमस आ चुका था इसलिए वो सभी लोग प्रेजेंट खोलकर चेक करते हैं। अब सुबह के वक्त हेलेन पार्टी में सैम को भी बुलाती है। हेलेन और वॉलेस मिलकर डिनर की तैयारी करने लगते हैं और कुछ समय के बाद सैम उसके घर पहुंच जाता है। वो हेलेन के दोनों बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आया था। दोनों बाहर आकर बात करते हैं और सैम कहता है कुछ समय के लिए वो लंदन में ही रहेगा। वो उसे माइकल के बारे में पूछती है तो वो बस अपना सिर हिलाकर ना बोलता है और वो हेलेन से बोलता है कि हम जैसे लोगों की कभी हैप्पी एंडिंग हो ही नहीं सकती, बस 2 पल की खुशी बिता सकते हैं। अब इधर सभी लोग क्रिसमस मनाने लगते हैं। विलियम्स, एलन और काइमिंग सब एक साथ मस्ती कर रहे थे। इधर माइकल अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहा था। रीड एक लड़की के साथ होती है जो पता नहीं शायद उसकी बेटी भी हो सकती है। हेलेन अपने माँ के लाइटर से पुडिंग को लाइट करती है और इसी के साथ ब्लैक डव सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।